जी। गुड इवनिंग मैम। हम्म। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग अगेन। हेलो हेलो। मैं बोल रही थी और मेरा माइक म्यूट पे था। कैसे गया तुम लोगों का टेस्ट? बढ़िया था। ग्रेट। यस मैम। सौम्या आपका? सौम्या फिजिक्स स्टार्ट कर दो करनी। मैम जो पहले लिंक आया था उसमें तो मैम रे ऑफ पिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। मैम पहले तो देख के डर ही गए कि ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं। फिर बाद में चेंज हो गया था। यस मैम। मैम फिर सेकंड वाले लिंक में भी मैथ्स का तो मैम गलत ही था, फिर उसके अटेम्प्ट ही नहीं किए। कईयों ने तो मैथ में भी अच्छे नंबर ले आए बिना गलत पेपर के। मैम मैथ्स का जो पेपर आया हुआ था वो अभी तो सर ने स्टार्ट भी नहीं करवाया करना। मैम स्कूल में हो गया था कईयों के। यस मैम, स्कूल में हो गया हुआ है। अच्छा, तब अटेम्प्ट कर दिए तुम लोगों ने? हाँ। यस मैम। ओके। फिर अल्टरनेटिंग करंट का देखते हैं क्या करते हैं। कराएं पेपर सॉल्व? यस मैम। यस मैम। आज मैं सुबह से ही बैठी हूँ लैपटॉप पे कॉन्टिन्यूसली। पता है कितने घंटे, कितने आवर्स? सोचो। 8 या 9 कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, लगातार बैठी हूँ मैं 11 बजे बैठ गई थी। 11 से मेरे को अब कितने बज गए? 10 बज जाएंगे। 11 से 10 कितने हो गए? कितने आवर्स हो गए 11 से 10? 11 और। हाँ देख ले, 10 घंटे लगा ले। 10 घंटे बिना कुछ नहीं किया, सुबह से बैठी हूँ। लंच डिनर भी नहीं किया, ना लंच किया। काम में। और वो भी किस लिए? कुछ काम कर रही थी मैं। काम भी क्या कर रही थी मुझे भी नहीं पता क्या कर रही थी। जाया कर दिया आज का दिन। जाया भी क्या करा, कर लिया कुछ। तुम भी कर लिया करो कुछ, पढ़ वढ़ लिया करो बैठ के। मैं भी पढ़ ही रही थी। मैम वो कैपेसिटर वाली वीडियो में तो आप पहचानने ही नहीं आ रहे थे। मैम मैंने कहा पता नहीं कौन से टीचर हैं। कौन सी कैपेसिटर वाली वीडियो?
मैम मुझे अब यूट्यूब पे PYQ करवा रही। अच्छा, उसमें मैं समझ नहीं आ रही थी, नहीं मैम, पहचान नहीं आ रहे थे। अलग लग रही थी उसमें, यस मैम। और यहाँ अलग लगती हो। हाँ जी मैम। अच्छा, अलग ही शक्ल दिखती है, पता नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। टैग भी नहीं लगाए हुए थे ना क्या नहीं लगाया हुआ था? मैम, स्पेक्स चश्मा। लग रहे थे हेलो चश्मे मैम। तो। हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलो। ये हर्ष माता पढ़ाई कम करता है, यूट्यूब पे और चीजें देखता रहता है, इसे डांटा करो थोड़ा फोन पे। अच्छा सर, बहुत इस बहुत और ये फालतू चीजें देख रहा था, अभी मैंने आगे देखा है ये फालतू चीजें देख रहा था और आपसे पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसे डांटा करो फोन पे, पूरा मैम डांट के रखा करो। हो सकता है आवाज कि क्लास के टाइमिंग पे, हो सकता है कि क्लास ज्वाइन करके ये कहीं और कुछ करता हो, ऐसे भी मैम हो जी आप, सकता है। बिल्कुल मैम जी आप सही कह रहे हो, इसे बार बार डांटा करो, आपको पूरा हक है। बिल्कुल सर, मैं तो बहुत डांटती हूँ इन्हें सारे दिन, अगर आपने सुना भी होगा तो मैं तो सारा दिन डांटती रहती हूँ, पर मानते कहाँ हैं ये बच्चे। मैम जी अगर आप सिर्फ एक बार ये नंबर मेरा है, मुझे बताओ, सर अब मैं आप, 3-4 लगाऊं पे। आप इसे डांटा करो, खूब ठीक है, डांटा करो, बार इसे हालत पूछा करो। ठीक है सर, बिल्कुल। मैं मैम बीच जी बीच में इसका नाम भी आप लेती हूँ, ये मैं इसका सर बीच में नाम लेती हूँ तो कई बार ये गायब भी रहता है, ये क्लास ज्वाइन करके। बस ठीक है मैम जी, मैं ये मान लो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं कभी कभी बैठ के देखता हूँ, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सब लोग। मैं आप लोगों की बहुत बहुत शब्दों में तारीफ नहीं कर सकता हूँ, आप कितना अच्छा पढ़ाते हो सब लोग। थैंक यू सर। पर ये लोग, ये मतलब मैंने अभी अभी देखा है, मैं आया था मैंने देखा ये तो कुछ और ही देख रहा था। अच्छा मैं ये, आज डांटूंगा इसे, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी फिर डांटूंगा, पहले इसे आप हर वक्त ज्यादा से ज्यादा नाम लेके इसे बोला करो। मैं एक बच्चे को इसके साथ बैठा लाऊंगा आज। ठीक है सर, बिल्कुल। कहाँ है हर्ष, क्या देख रहे थे हर्ष तुम क्लास के टाइमिंग पे? पेरेंट्स और फैमिली जब तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हो तो तुम कुछ और देख रहे हो बैठ के, हाँ? नहीं मैम, स्कूल का प्रैक्टिकल देख रहा था। तो स्कूल का प्रैक्टिकल आप क्लास के दौरान थोड़ी ना देखोगे बेटा, आप बाद में देख लेते। अगर आप प्रैक्टिकल देख रहे होते तो आपके फादर कभी इतना चिल्लाते ही नहीं आप पे, है ना? कुछ और ही चला रहे थे तुम मोबाइल में। तो ये टाइम बिगड़ने का नहीं है, अगर इस टाइम बिगड़ गए ना तो पूरी जिंदगी बिगाड़ देगी तुम्हारा ये समय। हर्ष, तुम्हारा मेंटर कौन है? हर्षित सर है सर मैम। हर्षित सर ने कुछ टास्क दिए होंगे ना तुम्हें, यस मैम। करते हो तुम उन्हें समय पे? यस मैम। हाँ, कहाँ क्या क्या किया है तुमने, बताओ जरा हर्ष। हर्ष, पहले तुम इतने एक्टिव थे तुम क्लास में, और अब तुम कुछ नहीं पढ़ते हो। क्या दिक्कत है बताओ, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? मैम कुछ कोई भी परेशानी नहीं आ रही अभी तो। देख लो कुछ कुछ भेजते हो तो, हर्षित सर ने तुम्हें सब चीज भेजा है कि बेटा ये करके दे दो, ये करके दे दो, कुछ नहीं भेजते हो। देख रहे हो आप लोग कि पेरेंट्स को कितना बुरा लगता है। चलो उसके तो फादर को पता चल गया, तो उनके फादर का रिएक्शन देखा ना आपने, कितना कितना उनको बुरा फील हुआ, वो गुस्सा नहीं था उनका, उनको बैड फील होता है कि हम सारा दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, यहाँ टीचर्स मेहनत करते हैं और बच्चे क्या करते हैं, है ना? वो गुस्से से ज्यादा उनका दुख था वहां पे। और तुम लोगों के पेरेंट्सों को, जिस जिसके को लगता है कि हम मजे कर रहे हैं और पेरेंट्सों को नहीं पता, तो बेटा तुम धोखा दे रहे हो खुद को भी और अपने घर वालों को भी। 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक क्लास में नहीं आ रहे, क्या माहौल है ये? 3 महीने बाद पेपर है, अगर कोई सीरियस बच्चा हो और 3 महीने बचे हो ना, उसे ये ना बताओ कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। ये होती है तैयारी। मजे में ले रखी है जिंदगी, मजे में काट रहे हैं, हो जाएगा जो होना होगा। जैसे हालात चल रहे हैं ना देश के, उस हिसाब से देख देख लो तुम क्या होगा। कल का भी नहीं पता कल क्या हो जाए। मैम हम्म।
बोलो हरलीन। हरलीन तुम भी कुछ नहीं करके भेजती हो अब। मैम कल सुबह तक सारी भेज देंगे, डीपी पे करके रखी हुई है, बस फोटो खींच के सेंड करनी है। मैंने पहले एक चीज में कान खोल के सुन लो सारे जने, जनवरी तक पेपर आ जाएगा ना, मैं 12th ही पढ़ाती रहूंगी। जब तक मुझे ये लगेगा कि तुम 12th नहीं पढ़ रहे हो, 11th का सिलेबस फिर कहीं और से करना बैठ के, ठीक है? अगर मेरे साथ साथ नहीं चलोगे तो 11th का सिलेबस कहीं और से करना फिर। ये सर ने गलत पेपर शेयर कर दिया गया यहाँ पे। बेटा एक बार अपना पेपर देना। जो मैम 01 है मैम ये। तुम्हारा कौन सा है फिर? तुम 2 हो क्या? अच्छा यस मैम। मेरा व्हाट्सएप चेक देख रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के? देखो कहाँ भेजी है सर ने चीजें। अच्छा ये रहा, ठीक है। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ कि पेपर के एक दिन पहले तक बैठ के 12th पढ़ाऊंगी, फिर करके आना सिर्फ 50% पेपर। 50% पेपर पढ़ के जाओगे, अटेम्प्ट कितना करोगे फिर? अटेम्प्ट कितना करके आओगे? 30-35% जेई निकल जाएगा उसमें। हाँ भाई, निकाल दोगे जेई? जो जो बच्चे मैं देख रही हूँ, सबको सारे टीचर्स देख रहे हैं जो 12th का नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, तुम्हें 11th का कराया नहीं जाएगा। 11th का अलग बैच बनाएंगे हम लोग टीचर्स मिलके, जिसमें 11th में बस वही बच्चे पढ़ेंगे जो 12th का पहले काम कर देंगे। 12th के पेपर सॉल्व करके दे देंगे हमें 3 साल के हर चैप्टर के। वो बच्चा जाएगा 11th के बैच में, वरना यहीं पढ़ो तुम, पढ़ते रहो फिर। फिजिक्स केमिस्ट्री का Okay. तो हो जाएगा, मैथ के पेपर नहीं होते। मैथ के लिए एक बार हर्षित सर से बात कर लेना, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री तो करो जो स्कोरिंग है। अगर फिजिक्स काम नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? मैथ तो चलो मान लेते हैं पेपर डिफिकल्ट आता है भाई, इन ये 2 सब्जेक्ट तो करने पड़ेंगे ना। मैम ये तो कर लेंगे, 3 साल के तो कर लेंगे। करना शुरू करो। एक बबल है भाई, when viewed from one side appear at 5 centimeter and 2 centimeter from a। छोड़ो इस क्वेश्चन को, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ये तो बेटा ऑप्टिक्स से सारी। ये पेपर ही नहीं आया था, पेपर आता था। मैम दूसरी पीडीएफ है इसकी। हे भगवान, पीडीएफ देना जरा, क्या आया था? भेजना बेटा, कोई किसी के पास है? मैम पीडीएफ नहीं सर ने न्यू पेपर वाली भेजी, बस लिंक ही है। सर ने पेपर नहीं भेजा नया? बताओ, पेपर भी नहीं भेजा है, तुम में से किसी ने मांगा भी नहीं है? मैम लिंक पे से कर लिया था उसे खोल के। ये तो मेजर टेस्ट है। मैम रिपोर्ट लिंक में है क्वेश्चन वाले, क्वेश्चन आंसर। मेरे को एक बार पेपर कोड बताना फटाफट से, कोई फटाफट पेपर कोड बता दो एक बार, कितना है? एक 9। ये हो सकता है क्या? 1-9 हो। सिर दर्द हो रहा है वैसे इतना ज्यादा। ठीक है, यही है पेपर, ठीक है, यही आया होगा, देख लो जरा, चेक करो एक बार, यही था। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देख लेते हैं। रेजोनेंस, देखो तुम्हारे पास ईएम वेव्स, ईएमआई, एसी वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये चैप्टर्स तो इतने हलवा चैप्टर्स है ना,
3 साल के Yes. ना बस। थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आता है कैपेसिटर, डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये थोड़े से हैं डिफिकल्ट साइड पे। इन पर पेपर तो इंटीग्रल में 3 ये करने ही है। 12th ये होगी। ऑप्टिक्स नहीं करेंगे, रे ऑप्टिक्स नहीं करेंगे, वेव्स ऑप्टिक्स करेंगे। Resonance frequency of LCR is f naught. Now the capacitance is made 4 times. The new resonance frequency will become, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितने पे होती है भाई? ओमेगा कितना आता है? 1/√LC। 1/√LC। yes। अब कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स कर दिया, ओमेगा डैश कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स में से 2 बाहर आ जाएगा, √LC। तो ये ओमेगा डैश ओमेगा बाई 2 हो गया। तो क्या ऑप्शन है इसका? एक बार आंसर मैच करते रहना, मेरे पास आंसर शीट नहीं है इसका। एफ नॉट, डी, D option. Yes ma'am. डी। आंसर कैसे मैच करोगे? मैम साइड में रिकॉर्ड लिंक खोल रखा है। एफ नॉट बाय 2। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द गिवन सर्किट विल बी। इसमें तुम्हारे पास पूछ रहा है कि ईएमएफ इतनी है, हाँ, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई। अच्छा, अल्टरनेट तुम्हारे पास वोल्टेज की वैल्यू पूछ रहा है, अल्टरनेट वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। मैम LCR सर्किट दिया हुआ है। हाँ, ये एलसीआर सर्किट दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस 80 वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस 40 और कैपेसिटर के अक्रॉस 100 वोल्टेज है। पाई निकाल सकते हैं क्या? इसमें इनकी वैल्यू भी नहीं दी हुई, एलसीआर की वैल्यू, इसमें इनकी वैल्यूज भी नहीं है ना, तो इंडक्टर मैम तो जेड मेरे, वाला फार्मूला। अरे रुको, हमारे पास यहाँ पे जो V आता है वो किसके बराबर आता है? V नॉट R स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस, अच्छा C बड़ा है तो V नॉट C माइनस V नॉट L का होल स्क्वायर, वो लग जाएगा इसमें। यस मैम लग जाएगा। रेजिस्टेंस 80 दिया हुआ है तो ये 6400 प्लस 100 में से 40 गया तो कितना बचा? 60, 60। 3600। तो ये कितना 100 आ गया क्या? 100 वोल्ट। यस मैम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देखो तुम्हें जो कराया वहीं से सवाल बन गया। अगला कह रहा है द सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? बताओ क्या है? सीरीज एलसीआर सर्किट में एक एक करके देख लेते हैं। अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। जो ईएमएफ है और पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस का है, ये सेम फेज में होते हैं। यस। यस मैम। नहीं, आ जाओ दूसरा देखते हैं। अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। मान लो मेरा ये एलसीआर सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं रेजिस्टेंस। गॉट इट? मान लेते हैं यहाँ पर जो मेरी वोल्ट ये है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, V क्या बनेगा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा सर्किट बनेगा। अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। भाई करंट के साथ सेम फेज में होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उनमें π/2 का फेज डिफरेंस होगा। यस मैम। हाँ, ये तो ठीक है, रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में π/2 का होता है, ऐसे ही लिखते हो ना, डायग्राम ये बनाते हो। यहाँ पे कहाँ बनाए?
डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। देखो यहाँ होता है V नॉट R, यहाँ बनता है V नॉट L, और यहाँ बनता है मेरा V नॉट C। तो है तो 90-90 डिग्री का, है ना। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो बात सही है, ट्रू है। डी तो सही है। बी क्या कह रहा है, अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ जो होता है जिसका तुम्हारा यहाँ पे रिजल्टेंट निकल के आता है, ठीक है। अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट ए इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2, यानी V नॉट L और VIN के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 का होगा क्या? नहीं होगा ना बेटा, कुछ फाई का होगा। ये फाई होगा तो ये π/2 माइनस फाई होगा, है ना। तो यानी बी तो गलत है ना। पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर है π/2 का फेज डिफरेंस। सी रहेगा, सी में पाई बन रहा है ना मैम। मैम कैपेसिटर एंड इंडक्टर में पाई का डिफरेंस होता है ना। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो पाई होना चाहिए। फिर ऑप्शन बी क्या है, अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर। इसमें भी तो π/2, तो ये भी गलत लग रहा है बी ऑप्शन। नहीं मैम, बी तो सही नहीं है कि जो मैम इंडक्टर पे ईएमएफ अप्लाइड करते हैं, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैम, उसमें π/2 का ही तो डिफरेंस होता है, हम ऐड करते हैं π/2। इसमें सारे सिनेरियोस लेने पड़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ। ये तब ठीक है, ये तब ठीक है अगर रेजोनेंस कंडीशन हो। अगर रेजोनेंस कंडीशन है तब सही है ये बात। रेजोनेंस कंडीशन में तुम्हारा V इन किसके बराबर होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट ना, रेजिस्टेंस। यानी इस केस में इंडक्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी वो किसके कितना डिग्री का फेस बनाएगी, 90 डिग्री का, V नॉट L के पास, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट ही इस तरफ चला गया V नॉट R के पास। रेजोनेंस कंडीशन में बी स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कौन सी स्टेटमेंट है भाई, सी वाली गलत है ना। इनके अक्रॉस 180 का डिफरेंस होता है, ना कि π/2 का। एक बार मैच कर लो ऑप्शन नंबर सी। यस मैम। ठीक है, कैपेसिटर और इसमें बेटा 180 का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर्स इन द सर्किट। तो ये कह रहा है कि कोई भी AC सर्किट में अगर पावर कंज्यूम होगी तो वो उसी पावर के बराबर होगी जो रेजिस्टर ने कंज्यूम करी है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पावर जब हम लिखते हैं, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P नॉट V नॉट cos फाई, सॉरी I नॉट V नॉट cos फाई, है ना। अब cos फाई था पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर cos फाई का फॉर्मूला R/Z क्या आता था बेटा, एक बार याद दिलाओ cos फॉर्मूला। मैम R/Z था। है ना। तो ये पावर फैक्टर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या हो जाता था, 0, cos फाई 0, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए याद है मैम 1। नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए 0 हो जाता था, रेजिस्टेंस के लिए cos फाई 1 हो जाता था, है ना। यस मैम। भूल गए कि याद है, अपने फॉर्मूला देखना, जब मैंने चोक कॉइल लिखा था, चोक कॉइल वाले में एक एक करके लिखवाया हुआ है सबका। यस मैम। तो cos फाई किसके लिए 1 होता है, रेजिस्टेंस के लिए। तो यस, यहाँ कह रहा है कि पावर जो है वो सिर्फ वही होगी जो किसने कंज्यूम करी होगी, रेजिस्टर ने। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर और सिर्फ कैपेसिटर लगे हैं तो उनकी पावर कितनी हो जाती है, याद रखना, उनकी एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, 0। वेरी गुड। तो कह रहा है एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट बाय आइडियल कैपेसिटर एंड आइडियल इंडक्टर। देखो यहाँ सही दे दिया इसने, 0। तो ये भी क्या बात है, सही बात है, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, ये ऑप्शन सही। तो पेपर तो इजी था। यस मैम, बहुत इजी था। The voltage graph of a triangular wave
having peak value V naught is given as the RMS value of V in the time interval t equals to t naught by 4। ये कैसे करा है? मैम जैसे अपने सबसे पहले दिन करवाया था मैम, उसका इंटरवल से 0 to π/4 पुट करके। इसमें तुमने आई क्या लिया है? देखो आरएमएस वैल्यू के लिए बेटा मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है, आरएमएस के लिए हम ऐसे लिखते हैं आई स्क्वायर dt अपॉन dt, है ना? क्या लिखते हो? रूट मीन स्क्वायर। तो पहले मैम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद मीन करेंगे, तो मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में हम रूट कर देंगे। तो जो भी करंट की वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो आई करंट की वैल्यू है कितनी ये बताओ? इस ग्राफ से क्या वोल्ट, सॉरी वी है ना ये, एम सॉरी, ओहो दिस इज वी, यहाँ पर वी लिख लो, कोई बात नहीं, छोटी सी। अब ये वोल्टेज है किसके बराबर बेटा बताओ? वोल्ट इस ग्राफ में से वी किसका किसका ग्राफ दिख रहा है? ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव में क्या फंक्शन बनता है? टू वी नॉट बाय, ट्रायंगुलर वेव में क्या फंक्शन बनता है? मैम 2v0/π। देखो कब तक का पूछा है इसने? t/4 तक, है ना? t/4 तक पूछा है ना, यानी बस यहां तक की ये बात कर रहा है t/4 पे। तो मेरा vt किसके बराबर बनेगा? ये कितना है बेटा? v नॉट, पीक वोल्टेज कितना गया है? v नॉट, है ना? t अपॉन कितने समय के लिए पूछ रहा है? t/4 के लिए, तो t/4 से डिवाइड कर दो, ऊपर चला जाएगा ये 4v0/t। तो ये क्या मिल गया तुम्हें? ये वोल्टेज मिल गई जो तुम्हें यहाँ पुट करनी है। अगर ये टाइम t/2 पूछता तो अपॉन में t लिख देते, ठीक है? वोल्टेज बनानी आई, कैसे लिखी है? देखो ये पूरे सर्किट की नहीं पूछा इसने, किस तक पूछी है? सिर्फ t/4 तक पूछी है। तो t/4 के लिए क्या बनाओगे इसको? v को, v इक्वल्स टू v नॉट विच इज योर पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम के लिए? t/4। 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो, कितना बनेगा? 4v0 अपॉन t का स्क्वायर dt अपॉन dt। कहां से कहां तक लिमिट लगाओगे? 0 से लेके t/4, 0 से लेके t/4, बताओ सही है? 4 4 16 v0 स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू dt। dt क्या बनेगा? t बन जाएगा, मैम t हो गया। लिमिट 0 से लेके t/4, ये t/4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4/t। ये वाला नीचे वाला dt ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? देखो 4/t, एक ये t से t कट गया, 16 v0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है? और ये 1 क्या है यहाँ पे? t है, तो यहाँ पे t को क्या लिखोगे? 1/t को t/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ये क्या बचा? तो कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ 4, ये t है, तो इसको क्या लिखेंगे? t/4, t लिखा, 4 ऊपर चला गया। देखना इसमें कुछ कैलकुलेशन का गड़बड़ कर दिया क्या? एक सेकेंड, कैलकुलेशन कुछ एरर होगी, दोबारा कर लेते हैं। तो 4v0/t, इसमें शायद इसका टाइम के रिस्पेक्ट में भी तो लिखेंगे 4v0 इंटू वी टी इक्वल टू 4v0 अपॉन कैपिटल टी, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय टी कर दो उसको, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हारी इक्वेशन आएगी। तो इसको यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये dt हो गया 1/dt। तो अपॉन इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? देखो 16v स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है? कैपिटल टी बाहर आ जाएगा,
अंदर डेरिवेशन में क्या बचा, टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, अपॉन ये बचा डी टी। इनका इंटीग्रेशन करना है 0 से t/4। बेटा करो, कितना बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लो। ये आपका ट्रायंगुलर वेव है, तो ट्रायंगुलर वेव में t/4 तक के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो ये टाइम वेरिएबल किसके बराबर बनेगा, v0 जो तुम्हारी पीक वोल्टेज है डिवाइडेड बाय उतना समय जिसके लिए चाहिए। हो सकता है 2t पूछा हो तो 2t से डिवाइड करो, हो सकता है t/2 तक के लिए पूछा हो तो उतने से डिवाइड कर दो। कितने का पूछा है तुम्हें, t/4 का, तो t/4 से डिवाइड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के में, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर। ये इक्वेशन पूरी की उठा के ये अपने ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बस अब तुम्हें ये डेरिवेशन वो करना है, इंटीग्रेशन करो जरा, कितना बनेगा ये देखो, 16v² अपॉन टी, इस dt का t बनेगा, और ये कितना है t/4। मैम ऊपर t³/3 और नीचे t बनेगा मैम, फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। एक ही लिमिट है, नीचे तो 0 ही है, ऊपर 4 है। यस। dt का बन जाएगा यहाँ t, ऊपर चला जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है। अंदर t स्क्वायर है तो इसका बन जाएगा t³/3, t³/3। तो ये कुछ बना बेटा देखो, 16 4 मल्टीप्लाई 16v² t² मल्टीप्लाई ये t³/3 है, 3 को बाहर निकाल लो, क्या लिखेंगे, t³ t क्या बन जाएगा, t/4 का क्यूब, t/4 का क्यूब। तो ये t³ हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 की क्यूब क्या हो जाएगा, मैम 4 64। मल्टीप्लाई 192 4 से ये 4 कट गया, 4 4 जा 16, और ये 4 से ये 4 गया। ऊपर क्या बचा देखो, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, v² e³ अपॉन 3t²। तो ये सिर्फ ऊपर एक t बच जाएगा, ये ऐसे बचेगा कुछ, v0² t/3। अब इसका वो करो, क्या इसका रूट करो, तो क्या बनेगा, v0/√3, ऑप्शन नंबर आ गया। यस मैम। यस मैम। तो देखो ये ट्रायंगुलर वेव देके तुम्हें समय अलग अलग दे सकते हैं, t/4 की जगह t/2 दे देंगे, तो तुम किससे डिवाइड करोगे, v0 को t/2 से। हाँ, अगर वो दे देंगे 2t तक निकालो, आरएमएस वोल्टेज निकालो 2t तक कितनी होगी, तो डिवाइड करोगे, फिर 2t से डिवाइड कर देना, t/2 से डिवाइड, जितने का पूछे उससे डिवाइड करते चले जाओ, इनटू में t रखना, क्योंकि उसका ये वो बनेगा फंक्शन, t का फंक्शन है। 6th क्वेश्चन, a sinusoidal current of this passes through a heater of this, what is the mean output power of heater। देखो एसी वोल्टेज है, ये एसी का पीक वैल्यू, देखो साइनसोइडल एसी ऑफ पीक वैल्यू, यानी ये तुम्हें करंट की I0 की पीक वैल्यू दे रखी है। अगर आप हीटर से पास कर रहे हो आर से, तो मीन आउटपुट पावर कितना होगा, बता दो, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, पी आउट P0 I0 cos फाई तो 1 ही हो जाएगा। तो अभी देखो I0 के टर्म में है, तो V0 को क्या लिख सकते हो, I0 R, I0 स्क्वायर R हो जाएगा क्या, देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो V के टर्म में नहीं है, तो इस V को किस में लिख दो, देखो cos फाई लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस के लिए cos फाई क्या होता है, cos फाई रेजिस्टेंस के लिए 1 होता है, तो वो तो मैंने यहाँ 1 ही लिख दिया। अब तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू V0 में नहीं है, दैट मीन्स V0 को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई आर ही लिख दो यहाँ पे, तो I0 का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। चेक करो जरा आंसर। नो मैम बी है आंसर। बी ऑप्शन आया मैम। मैम I0 को मैम आरएमएस में चेंज करेंगे। मीन पावर द यस मैम, I0 को आरएमएस में चेंज कर देंगे मैम, सेकंड ऑप्शन आ जाएगी। एक सेकंड रुको तो, अरे मैंने चार्ज
ए साइनसोडियल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू आई नॉट, ये तो पीक दिया हुआ है ना आई नॉट का, तो पीक वैल्यू आई नॉट passes through a heater of resistance R. What is the mean output of the heater? mean output मतलब एवरेज पूछ रहा है। P एवरेज का फॉर्मूला V नॉट आई नॉट cos फाई होता है, cos फाई 1 हो जाएगा। V नॉट को मैं लिख सकती हूँ, आई नॉट आर लिख सकती हूँ, आई नॉट फॉर या तो ये या ये IRMS हो, बट इन्होंने यस मैम IRMS है। बट इस साइनसोडियल अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू आई नॉट लिखा हुआ है ना, पीक वैल्यू है आई नॉट, तो अगर ये IRMS होती तो इन्हें मेंशन नहीं करना था ना, ये तो मेंशन कर रखा है पी नॉट। इफ दिस इज योर IRMS which is your I नॉट, तो मेरा P क्या बनेगा, P एवरेज VRMS IRMS अपॉन इंटू cos फाई, cos फाई 1 है तो VRMS को I स्क्वायर R, ये अपॉन में 2 भी रहता है RMS के केस में, तो है ना, तो ये I स्क्वायर RMS R बाई 2 बनेगा, और ये IRMS दे रखा होता तो फिर ये पीक नहीं लिखता ना बेटा। मैम जो पावर दिया हो उसको RMS में चेंज करके √2 से डिवाइड करके, जो मैम IRMS है उस पर डिवाइड करके हम √2 से हम ये बना रहा है मेरे। मीन पावर आउटपुट पूछा था मैम, IRMS लेंथ से मीन में करने के लिए। मीन का मतलब एवरेज, अरे बेटा मीन एवरेज भी होता है। मैम आपने पीक वोल्टेज के फॉर्मूला आई नॉट वी नॉट cos 5/2 लिखाया था ना? यस हाँ V नॉट आई नॉट का था ना बाई 2, ठीक है, ये पी की है, तुम देखो तुम फॉर्मूले में गड़बड़ है और तुम कॉन्सेप्ट ही गलत करवा रहे हो, कॉन्सेप्ट ठीक है, ये अपना पी की वैल्यू ही है, ठीक है, ये फॉर्मूले में ही 2 है, करेक्ट, देखो सौम्या ने सही बोला है, फॉर्मूले में 2 आएगा, करेक्ट सौम्या एकदम सही कह रही है वो बच्ची, ये फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे 2 आता है ना, ये पीक वैल्यू ही गिवन है, दिस इज योर आई नॉट और ये ही पीक वैल्यू है, ठीक है, ये सही है, आई नॉट स्क्वायर बाय R2, ये आई नॉट कोई RMS नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में ही रखना था, क्यों क्वेश्चन को घुमा रहे थे, IRMS है और वो है, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला था, तुम लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है, चलो मेरे को तो हो सकता है नहीं हो बेटा, तुम्हें तो फॉर्मूले याद होने चाहिए ना, हाँ फॉर्मूले में कैसे, तो आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता था, वही तो एवरेज पावर है V नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई, हाँ अब चुप हो जाओगे सारे, अब नहीं बोलेंगे ना, समझ में आ गया, 6th क्वेश्चन, आगे बढ़ो। In an AC circuit of resistance R ohm is connected in series with an inductance. If the phase difference between the current and voltage is 45, find the inductive reactance. निकाल लोगे? RL सर्किट दिया हुआ है, RL सर्किट 10 पाई किसके बराबर हो जाएगा? 10 पाई ये R है, ये XL है, ये फाई बनेगा मेरा, तो 10 फाई किसके बराबर हो जाएगा, XL बाय R, और अगर ये 45 डिग्री है तो XL किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, XL को क्या लिख सकते हो, ओमेगा L इक्वल्स टू R, अच्छा डायरेक्ट R ही आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, यस मैम। बोलो। Question number 8. The capacity of a capacitor which must be placed in series with a resistance of this and inductor is this. Bring the current in phase with voltage is. क्या होगा?
एक कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया है रेजिस्टेंस के साथ एंड इंडक्टर के साथ टू ब्रिंग द करंट इन फेस विद वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट किस में आ जाए, वोल्टेज के साथ फेस में। और ये कब हो सकता है, कब हो सकता है एलसीआर सर्किट में ऐसा? दिस इज योर एलसीआर सर्किट, और एलसीआर सर्किट में कब होगा ऐसा, वोल्टेज करंट के साथ फेस में आ जाए? प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन। हाँ, तो अब निकाल सकते हो रेजोनेंस में एक्सएल को किसके बराबर होना पड़ेगा, एक्सी के। तो कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हो एक्सएल इक्वल टू एक्सी करके। अरे निकाल सकते हो एक्सएल इक्वल टू एक्सी करके। Yes, ma'am. करे आगे बढ़ू भाई, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे दी, 2 पाई एफ भी है, कर लोगे ना, कैलकुलेशन है बस। अब इंडक्टर की वैल्यू है, सी निकल जाएगा। 9th बताओ, चोक कॉइल का क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका रेटेड पावर इतना है और 100 वोल्ट पे अप्लाई कर सकता है, हमें एसी सोर्स के साथ यूज करना है जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट है, ठीक है। इफ इट यूज्ड ऑन एन एसी सोर्स ऑफ दिस, ए चोक कॉइल हैज टू बी यूज्ड, द चोक कॉइल हैव एन इंडक्टेंस। चोक कॉइल का इंडक्टेंस क्या हो जाएगा भाई, सर्किट में करंट किसके बराबर होगा, वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन किसके बराबर होता है इंडक्टर में, जेड। जेड क्या होगा, आर स्क्र प्लस एक्सएल स्क्र, करेक्ट, आर स्क्र प्लस एक्सएल स्क्र। रेजिस्टेंस आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर से, पावर इक्वल्स टू वी स्क्र बाय आर। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, वी स्क्र 100 अपॉन पावर कितनी दे रखी है 50। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2000 लिखाया गया, निकालो 100 इंटू 100 अपॉन पावर। रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारा 2000 के आसपास, ठीक है। करंट निकाल लोगी, वीआरएमएस दे रखा है 200, दिस इज योर वीआरएमएस 200 वोल्ट। मैम आर 200 नहीं आया। करंट हाँ 200, ठीक है। कर आर आ गया ना 200, 200 ओम आर आ गया। वीआरएमएस दे रखा है 200 वोल्ट, वीआरएमएस इज योर 200 वोल्ट। आर है, वीआरएमएस है, क्या निकाल सकते हो, आईआरएमएस। आईआरएमएस कैसे निकालोगे, पहले वाले में से निकाल सकते हो, पावर इक्वल्स टू वी आई। पावर कितना दे रखा है, पावर कितना है भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब पावर 50 है, वोल्टेज 100 है, तो यहाँ से आई कितना आ गया 1/2, और ये आई 1/2 क्या बन जाएगा, आईआरएमएस। यस। तो यानी बस ये आईआरएमएस है तुम्हारे पास 1/2, वीआरएमएस 200, आर 200, एक्सएल निकाल सकते हैं, और एक्सएल से ओमेगा एल रख के एल आ जाएगा। यस मैम। बोलो एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सब चीज है ना हमारे पास। VRMS 1/2, IRMS 1/2 कर लेंगे। अब तो सब चीजें स्क्रीन पे है बेटा। यस मैम। बस ये याद रखना, ये याद रखना, डीसी से जो भी वोल्टेज निकालोगे, डीसी से आप जो भी वोल्टेज निकालोगे, एसी में आरएमएस में यूज करना। ये चीज याद रखना। जैसे हमने डीसी से करंट निकाला, डीसी से आपने करंट निकाला 1/2, तो ये एसी में क्या जाके यूज हो रहा है, आरएमएस में। ठीक है, ये एसी की वैल्यू में यूज होगा। पीक में मत कर देना गलती से भी। डीसी से जो भी चीज निकाली जाएगी वो आरएमएस में यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। RMS voltage across VLC are measured across the inductor and capacitor, and this it is found that the ratio of this is this। मतलब उनके अक्रॉस जो वोल्टेज जो डिवाइड होती है वो इस रेशियो में है। अगर एसी के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज 100 है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी हो जाएगी। तो भाई टोटल वोल्टेज 100 है तो आप रेशियो नहीं निकाल सकते क्या। रेशियो निकाल सकते हो। इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, 1। VL किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल कितना हुआ, 3 और 2 5 और 1 6 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, VC के बराबर कितना हो जाएगा, VC में 2/6 इंटू 100। और VR में कितना हो जाएगा भाई, 3/6 इंटू 100। एक बार हाँ, अच्छा AC का दिया हुआ है ना 100 वोल्ट। ठीक है, VR इज क्लोज टू, कितने से कैंसिल होगा, ये 1/2, 50 के आसपास आ रही है, 50 वोल्ट। हम्म, यस मैम। तो क्या करना है, रेशो करना है बेटा। देखो कोई इन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास जो देखो ये कैपेसिटर है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। ठीक है, इसके पास ये बाहर एक आउटर वोल्टेज है। ये आउटर वोल्टेज का VRMS दे दिया तुम्हें कितना, 100। अब ये 100 वोल्ट ही तो इसके अक्रॉस बटेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस VC, रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR, इसके अक्रॉस VL। इसके बटने का रेशो दे दिया, बटने का रेशो दे दिया। तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज है। ये तो तुम्हारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, कोई चीज रेशो में बट। आंसर तो मैम 94 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 95 के अराउंड आ रहा था। When the RMS voltage VL, VC, VR are the measured across inductor, capacitor, and the resistance are in a series LCR circuit connected to an AC source, it is found that the ratio of this RMS voltage measure करी गई है। 1 मिनट, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। Okay, let's check again. When the RMS voltage across VL, VC, and VR are measured respectively across the inductor, capacitor, and the resistor in a series LCR circuit connected to an AC source, it is found that the ratio of टोटल 100 है ना हमारे पास, 100 दिया हुआ है टोटल RMS वैल्यू। तो R की अक्रॉस वोल्टेज 95 दे रखी है क्या। यस मैम। The RMS voltage VL, VC, VR are एक second. रेजिस्टेंस के अक्रॉस सबसे ज्यादा आ रही है। कैसे होना तो यही चाहिए था। टोटल वोल्टेज 3 है और
3 और 2 5 और 1 6, ये तो 6 ही बनेगा ना मेरे पास। मैम उन्होंने ना 2 इक्वेशंस बनाई हैं जैसे एक मैम सेकंड, एक सेकंड। 3 और अगर मैं टोटल करती हूँ इसका 3 5 और 1 6 और से इसे करते हैं तो नहीं बन रहा। पूछ भी तो RMS ही रहा है। और अगर मैं करंट निकालूं यहाँ से तो मेरा करंट क्या बनेगा, VRMS अपॉन इनका टोटल वोल्टेज का वैल्यू, VRMS इक्वल्स टू Z इंटू IRMS की वैल्यू। और रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालनी है तो ये R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस VRMS इक्वल, और सबके अक्रॉस करंट तो सेम ही रहेगा, करंट तो चेंज नहीं होगा, सीरीज में है। तो IRMS कैसे निकाल लेते हैं, देखो VRMS रखते हैं जो कि 100 दी हुई है, और सब में करंट कैसे बटेगा LCR सर्किट में, R स्क्वायर में कितना गया 3 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 हो जाएगा। तो ये मेरा VRMS अपॉन कितना आया, 3 3 से 9 और प्लस 1 √10। और तो मेरा यहाँ से VRMS अक्रॉस रेजिस्टेंस बना R मल्टीप्लाई बाय कितना है, ये VRMS की वैल्यू 100 है, तो VRMS 100 हुआ। करंट यहाँ से कितना आया √10। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई 3, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 लिख दो, ठीक है रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 हो गई। ये कितना बनेगा 300 डिवाइडेड बाय √10, देखना जरा। ये कितना आ रहा है बेटा 300 डिवाइडेड बाय √10, कैलकुलेटर से चेक करो जरा। 94 पॉइंट समथिंग आया ना। ठीक है, देखो डायरेक्ट रेशो से नहीं निकला आंसर है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे निकालेंगे कि अगर मेरे को रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए यानी VRMS चाहिए, तो VRMS किसके बराबर होगी, IRMS मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं उसका इम्पीडेंस, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो मैंने R लगा दिया, ठीक है ये फॉर्मूला। अब देखो ये LCR सर्किट सीरीज वाला है तो सबके अक्रॉस I तो सेम ही आने वाला है, सबके अक्रॉस करंट तो सेम आने वाला है। पूरे सर्किट का वोल्टेज करंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z, है ना। तो पूरे सर्किट का जब मैंने करंट निकाला तो ऊपर VRMS जिसकी वैल्यू 100 है 100 लिख दो, अपॉन Z कैसे लिखोगे पूरे सर्किट का बेटा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बताओ, तो R की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 3 9, XL माइनस XC करोगे तो 1, कितना आया √10। तो ये तुम्हारे पास IRMS की वैल्यू आ गई पूरे सर्किट में। यस हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे, दोबारा से लगाएंगे रेजिस्टेंस के लिए, करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है, रेजिस्टेंस 3 है तो देखो यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू आई है 100 बाय √10 वो करंट की यहाँ पे उठा के रख दी। बताओ अब समझ में आया। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, वो ही अपना V इक्वल्स टू IR करके ही निकालना पड़ेगा, रेशो से नहीं आया है ना, रेशो से तो 50 आ रहा था। बात बोलो बोलो, जहां पे अगर डाउट है तो बेटा पूछो। क्या किया है, पहले सर्किट का करंट निकाला है, सर्किट का करंट कैसे निकालोगे, वोल्टेज अपॉन सर्किट का इम्पीडेंस। सर्किट का इम्पीडेंस क्या है Z, Z को कैसे लिखोगे R² प्लस XL माइनस XC। वहां से करंट आया 100 बटे √10, उस 100 बटे √10 में यानी उस करंट में जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है वो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई। मैम आपने √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी पुट की, √10 की वैल्यू तुम कितने रख सकते हो, 3 पॉइंट समथिंग ही बनेगी, 2 पॉइंट कितने समथिंग बनेगी, 3 पॉइंट समथिंग। देखो
इसने अप्रोक्सीमेशन पूछा है ना। तो √10 अगर देखो, अगर मैं इसको 300 बाय √10 कितना लिखोगे तुम? अगर 3 लिखते हो, जैसे मेरा 3 इंटू 3 क्या बनता है, 9 बनता है, मतलब 3 से तो कुछ ज्यादा ही आएगी वैल्यू। देखो 3 3 जा 9 होगा ना, अगर यहाँ 9 होता तो इसकी वैल्यू क्या बनाते तुम? 3 लिखते, तो उससे तो 100 आ जाएगा सीधा। बट ये 3 तो नहीं है, 3 से तो कुछ ज्यादा ही बनेगी। तो इसका मतलब 100 के नियरेस्ट ढूंढ लो। करेक्ट 100 नहीं हो सकता क्योंकि 9 नहीं आ रहा है, तो उसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू बन जाएगी? 95। ऐसे सॉल्व कर लिया करो पेपर में, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें पता चल रहा है कि डायरेक्ट 100 नहीं आएगा क्योंकि 9 नहीं आ रहा है, √10 आ रहा है, तो यानी 100 के आसपास बनेगी, तो नियरेस्ट 95 था, तो वही आंसर है। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा? Box P and coil Q are connected in series with an AC source of variable frequency. इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, देख लेते हैं कि 2 बॉक्स है मेरे पास, एक बॉक्स P है और एक कॉइल Q है, दोनों को सीरीज में लगाया गया है। द EMF ऑफ द सोर्स इज कांस्टेंट, जो सोर्स है इसका EMF कांस्टेंट है 10 वोल्ट का। बॉक्स कंटेन है कैपेसिटर एक, देखो ये RC सर्किट है और ये LR सर्किट है ना, और सबकी वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटर का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है, दूसरे का रेजिस्टेंस भी दे दिया। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं सो दैट द मैक्सिमम करंट फ्लोज इन P एंड Q। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि कैसा करंट फ्लो करे बेटा? मैक्सिमम करंट। ये कैसा सर्किट दिया हुआ है? सीरीज में है ना सारी चीजें? पहले एक बार बताओ, क्या सब चीज सीरीज में है? यस मैम। मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ, मेरे पास ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 68 + 32, 100 है, 100 रेजिस्टेंस हो गया। कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड, और ये इंडक्टर कितना है? 4.9 मिली हेनरी। क्या अब मेरे पास ये एक LCR सर्किट बन गया, और इसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है LCR सर्किट में? एक्सएल को किसके बराबर करें? एक्सी के। हाँ, वहां से क्या निकलेगा? ओमेगा। वहां से क्या निकालो? ओमेगा निकालो, निकल जाएगा ओमेगा। यस मैम। ओमेगा से एफ आ जाएगी, यस मैम। बस खत्म क्वेश्चन। कंफ्यूज करने के लिए दे दिए बॉक्स वगैरह, सीधा दिख रहा है LCR सर्किट है ना। यस। अरे ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आएगा? आज आ जाएगा मैम। अच्छा, इन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, इन्होंने आगे देखो क्या पूछा है। आगे देखो, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी इन्होंने, आगे वोल्टेज पूछी है ना, वोल्टेज अक्रॉस P, कि तुम्हारा जो बॉक्स है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालोगे इस बॉक्स का? इस बॉक्स का वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालोगे VP का? VP इक्वल्स टू IP। देखो अब सीरीज में करंट निकाल लोगे आप, IRMS आ जाएगा सर्किट का। LCR सर्किट में जब रेजोनेंस बनाओगे तो रेजोनेंस कंडीशन पे IRMS निकालोगे ना, रेजोनेंस कंडीशन पे V निकाल लोगे करंट सर्किट का। आई यस मैम। मैक्सिमम, आई मैक्सिमम किसके बराबर होगा? V अपॉन रेजिस्टेंस। ये जो करंट आएगा यही पूरे सर्किट में दौड़ेगा ना, यही करंट पूरे सर्किट में दौड़ेगा। तो तुम्हें सिर्फ किसके अक्रॉस निकालना है? RC के अक्रॉस। तो कैसे निकालोगे? VP इक्वल्स टू I, जो निकाला यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय Z। अब ये Z सिर्फ किसका रखोगे यहाँ पे? R और C का। किसका? सिर्फ R का। R² प्लस जो ये 32 वाला है, और ये X² C, यही वोल्टेज होगी VP के अक्रॉस। बोलो। निकाल लोगे ना?
भाई जिसके अक्रॉस चाहिए करंट निकाल लो। देखो अगर मैंने करंट निकाल लिया मैक्सिमम करंट, जो कि कैसे आएगा मैक्सिमम करंट, V बाय आर से। जैसे ही मेरे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा, A1 निकाल लो, मैक्सिमम करंट तो खुद ही निकाल सकते हो। आई मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना, VR कितना दिया हुआ है, EMF का सोर्स 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 अपॉन करंट कितना हो, रेजिस्टेंस कितना है 100, तो मेरा IRMS कितना आ गया भाई, 1/10। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम भी मैंने RMS में निकाला है, तो मेरा मैक्सिमम आया है 1/10, मेरा 1/10 आ गया। अब क्या करना है, मेरे को निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस P, कि कितना पोटेंशियल आया है P के अक्रॉस, कितना पोटेंशियल खा गया तुम्हारा P। तो V इक्वल्स टू आई आर कर दें, ये जो लिखा हुआ है आर के, आई की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पे 1/10, 1/10 अंडर रूट आर की वैल्यू 32 का स्क्वायर। एक्सी कहाँ से निकालोगे, ओमेगा निकालोगे पहले फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा से क्या लिखोगे यहाँ 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। थोड़ा लेंथी था बट आई होप कर लोगे, बोलो यस मैम हो गया। यस मैम 7.69 आया था, कितना आ रहा है। 7.69 आया था। ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या दे रखा है, सी ऑप्शन आया था मेरा, पर उसमें आंसर में देख लेते हैं। देख लो, देखो क्या है आंसर, सी आया। सी है ना, हाँ। तो देखो तुम्हें जिसके अक्रॉस चाहिए उसमें करंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते जाओ, आ जाएगा। तो यही है तुम्हारा। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी करके, है ना, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, काम खत्म। उसके बाद वोल्टेज की बारी। वोल्टेज पी के अक्रॉस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है V का इक्वल्स टू आई आर, सीरीज सर्किट है तो सब में सेम करंट जाएगा, जैसे हमने यहाँ से 1/10 निकाला है, 1/10 गया। सिर्फ P वाले बॉक्स का चाहिए तो सिर्फ P वाले बॉक्स का क्या चाहिएगा, रेजिस्टेंस। बात ठीक है बेटा, इजी सवाल था, आगे आ जाओ। बहुत सारा पेपर बचा हुआ है तुम्हारा। 12वां कैसे करोगे, रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज, two resistors are connected in series across 5 volt RMS of alternating potential. The potential difference across 6 ohm resistance is 3 volt. If R is replaced by a pure inductor L, such magnitude of current remains same. The potential difference across L. निकाल सकते हो, यस मैम ठीक है, ये भी इजी है। अभी ये ऊपर जैसे कराया है वैसे ही हो जाएगा। और इसमें से और कोई क्वेश्चन, 12वां कौन क्वेश्चन सा? ये नहीं था 12वां क्वेश्चन इजी नहीं था, मैम, ये नहीं था, अलग था मेरी। कुछ और था। यस मैम। ये वाला पेपर नहीं है मैम यही है 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, ये नहीं था, कोई और था। यस मैम। ठीक है, 13 था ये। नो मैम। और 16th कौन सा क्वेश्चन था, 15 देखो। 15 मैम, 17 था। सेम था। 15 16 मैम जो 17 था ना मैम, वो 15 था। यही पेपर है बेटा, नंबर ऊपर नीचे हो गए, तुम उस मत देखो, ये यही पेपर है, ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक है। Yes. When AC circuit of EMF is this, the phase difference between the EMF and the current is observed pi/4. तुम्हें करंट और उसमें फेज डिफरेंस दिया हुआ है pi/4. If the circuit consists only RC, LR और LC circuit, which of the following describe the value for the exist relationship? इसमें से बताओ ये कौन सा हो सकता है। ये करंट दिया हुआ है और ये EMF, तो तुम्हें दिख रहा है pi/4 का डिफरेंस है, कौन आगे चल रहा है pi/4 से, Voltage. मैम ई
हम ईएमएफ रीड करेंगे, ई रीड हाँ करेंगे मैम। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली ओनली, या तो आरसी हो सकता है या एलआर या एलसी सर्किट। ठीक है, देखो अगर तो इनमें से अगर कोई भी सर्किट होता है तो इसमें से वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहले तो ये देखो कि ये एलसी, ये सबसे पहले तो ये देखो कि ये आरसी सर्किट है कि एलआर सर्किट है। ओमेगा भी दिया हुआ है, ओमेगा 100t है, तो यानी ओमेगा 2πf दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो जब ईएमएफ जीरो था, जीरो पे है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव में जा रखा है। ठीक है, तो और फिर जब करंट यहाँ पर आया तो तुम्हारे पास ई की वैल्यू इस टाइम पे मैक्सिमम हो चुकी है, तो कौन आगे चल रहा है भाई, ईएमएफ आगे चल रही है ना। तो ईएमएफ किसमें आगे रहती है, एलआर सर्किट में। तो यानी सबसे पहले तो ये अपना एलआर ग्राफ है, आरएल का ग्राफ दिया हुआ है। आरएल का ग्राफ में अब ये पता चल गया, अब इसमें ये निकालना है कि इसमें से आर और एल की वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो एग्जिस्ट रिलेशनशिप में कौन सी वैल्यू हो सकती है इनकी। डी, डी हो सकती है ना। मैम ऑप्शन सी दिया हुआ है ना आंसर। हाँ, एलआर सर्किट है ना, तो एलआर सर्किट में बनाओ अभी कौन सा हो सकता है। एलआर सर्किट में या तो सी होगा या डी होगा। विच वन इज करेक्ट। मैम सी। क्यों। ये तुमने पेपर में करा भी है कुछ। 14 की 14 वाला क्वेश्चन गलत हो गया था मैम, इसका मैंने फर्स्ट लगा दिया था। आ जाओ। अगर ये एलआर सर्किट है तो मेरे पास 10 फाई किसके बराबर होगा, एक्सएल बाय आर के। और अगर ये 545 डिग्री है तो एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ये ओमेगा एल किसके बराबर है, आर के। तो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर करके देख लो, अगर रेजिस्टेंस को 1 ओमेगा यहाँ से कितना आया, 100 दे रखा है। ये देखो ओमेगा टी, अगर ओमेगा 100 है तो अब कैसे इंडक्टर की वैल्यू क्या रखोगे, इंडक्टर की वैल्यू 10 रखोगे तो आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 किलो ओम आनी चाहिए ना। तो यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बोलो, एल की वैल्यू 10 रखी तो आर 1000 आना चाहिए था। ये रख रख के चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई। 545 दिया है ना, तो ओमेगा एल आर के बराबर। तो ओमेगा तो यहाँ से देखो 100 पाई टी दिया हुआ है, 100 टी, तो 100 मतलब ओमेगा 100। तो एल और आर की वैल्यू क्या रखें जो ये इक्वेशन मैच कर जाए। इंडक्टर 10 रखो तब तुम्हारा रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, देखो 10⁻³ के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये वाला बताओ, एन आर्क लैम्प रिक्वायर ए डायरेक्ट करंट ऑफ दिस। तुम्हारा लैंप है जो 10 एम्पियर डायरेक्ट करंट पे 80 वोल्ट पे फंक्शन कर रहा है। अगर हम उसको 220 VRMS पे लगा देते हैं तो सीरीज इंडक्टर कितना चाहिए होगा, मतलब एल की वैल्यू बताओ क्या चाहिए होगी। वी नीड एल।
तो ये भी LR सर्किट बन गया तुम्हारा। कैसे निकालोगे L इंडक्टर? देखो बोलो। भाई 10 एम्पियर का करंट रहेगा ना, ये 10 एम्पियर का करंट इसमें जाके क्या बनेगा, IRMS। अगर मेरे पास VRMS इक्वल्स टू IRMS इक्वल्स टू Z बन जाएगा इस सर्किट का, R की वैल्यू ये और XL ये। तो यहाँ से V कितना दिया हुआ है 220 और करंट कितना दिया हुआ है 10, तो Z कितना आ गया बेटा, Z आ गया 22, Z 22 आ गया। और Z किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। क्या मेरे पास R दिया हुआ है यहाँ पे, R यहाँ से निकाल सकते हो V इक्वल्स टू IR करके। देखो V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज 80 वोल्ट है, करंट 10 है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 8, तो रेजिस्टेंस आ गया Z है। हाँ आपके पास रेजिस्टेंस भी है, Z भी है। Z कितना आया 22, रेजिस्टेंस 64 है प्लस XL। क्या XL नहीं आ जाएगा यहाँ से आराम से, Yes, ma'am. स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, आ जाएगा। यस मैम। करंट निकालना था और R निकालना था, उसको बस आपको AC में रखना था। 16th देखो, द फेस एंगल 5 फॉर द बिलो सर्किट द पीक करंट। ओके आ जाओ, पहले ये इंडक्टर का सर्किट सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों ऐसे लगे हुए हैं, तो ये किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में इंडक्टर कैसे सॉल्व होता है, कैपेसिटर कैसे सॉल्व होता है पैरेलल में, C1 प्लस C2 प्लस C। रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे सॉल्व होता है, 1 अपॉन करके, है ना। इंडक्टर किसको फॉलो करेगा, जल्दी बताओ, इंडक्टर किसे फॉलो करता है, हाँ रेजिस्टेंस को। इंडक्टर किसे फॉलो करेगा, किसे फॉलो करेगा इंडक्टर, रेजिस्टेंस को। तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में ये कितना हो जाएगा 0.1 का आधा, पैरेलल में रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा तो आधा हो जाएगा, यानी 0.05। अब ये वाला और ये वाला सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में ऐड हो जाएगा सीधा, सीरीज में कितना हुआ 0.01, ठीक है 1। अब ये कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, इंडक्टर तुमने 0.1 निकाल लिया, क्या ये भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं सारे, रेजिस्टेंस 15/3 हो जाएगा, कितना आया 5 ओम। तो यानी ये एक LCR सर्किट बन गया जिसका कैपेसिटर 0.1 है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, और इंडक्टर कितने का बन गया 0.1 हेनरी। बताओ, है ना। यस अब क्या निकालना है, मैम फेस एंगल 5 एंड पीक करंट। हाँ निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ। हमें B ये दिया हुआ है, B इक्वल्स टू ये समथिंग दिया हुआ है, आ जाओ। ये भी निकाल लोगे, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आराम से, है ना। फेज डिफरेंस पूछा है, कितने डिग्री का आ जाएगा 60 डिग्री, 30-30 का, टोटल 60 डिग्री का फेज डिफरेंस बन जाएगा। यस बेटा ये भी हो जाएगा, आसान सा है। LR सर्किट दिया हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल पूछ रहा है एम्पियर्स में, निकाल लोगे।
बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऐसे तो। पेपर तुम्हारा छूट गया। ये वाला देखो, ये वाला कैसे करोगे? I1 I2 I3 दिए हुए हैं, जिनके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है तुम्हें, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑसिलेटर रिमेन्स साइनोसोडियल एंड हैज फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो in the circuit shown in the figure, RMS current are changed by varying the frequency. The output voltage of the oscillator remains sinusoidal and has a fixed amplitude. Okay. तो इसमें तुम्हें करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज का एम्पलीट्यूड फिक्स रखते हैं, वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बस करंट के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये I1 I2 I3, तो I3 किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर के अक्रॉस, और I2 किसके अक्रॉस है? इंडक्टर के अक्रॉस। तो यानी करंट और फ्रीक्वेंसी का वो निकालो, किसके पास? इंडक्टर और कैपेसिटर के पास। तो इंडक्टर में I2 जा रहा है, I2 का ग्राफ देखो इंडक्टर वाला, और I3 का देखो कैपेसिटर वाला। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या होगा? देखो इंडक्टर के पास XL क्या होगा? ओमेगा L। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा? ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ेगा तो इंडक्टर का क्या बढ़ेगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? यस मैम। भाई I2 करंट इंडक्टर के पास जा रहा है, अगर I2 इंडक्टर में है तो इंडक्टर का फ्रीक्वेंसी से लेना देना किससे है? उसके रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो उसका इम्पीडेंस बढ़ेगा, इम्पीडेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। भाई यही तो होता है, I = V/XL हो जाएगा ना। यस XL बढ़ाया तो करंट घटा। तो आप देख लो इसमें से कौन सा ग्राफ है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से जो करंट घट रहा हो? मैम। आर। R है? यस मैम। R है क्या? यस मैम। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट घटेगा। अब देखो, अब कैपेसिटर वाला देख लो, I3 में क्या होगा भाई? कैपेसिटर में XC किसके बराबर आता है? 1/ωc। ठीक है, अगर ओमेगा को बढ़ाओगे तो XC क्या होगा? XC कम होगा, डिक्रीज और XC कम होगा तो करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ करंट बढ़ना चाहिए। कौन सा ग्राफ है भाई फ्रीक्वेंसी के साथ करंट बढ़ेगा जो? मैम P ग्राफ। यस। P वाला है, फ्रीक्वेंसी के साथ करंट बढ़ रहा है, यानी ये P कौन सा करंट है? I3। PI3, यानी ये रहा ऑप्शन, है ना अपना ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन निकाल सकते थे। बोलो। यस मैम। बाकी ये जो 5 क्वेश्चन है ना, जो तुम्हारे ये इंटीजर टाइप है, ये ज्यादा इजी है। इंटीजर टाइप ज्यादा इजी है, एक बार इन्हें ट्राई करना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन भेज दूंगी इसका। ठीक है, ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने पढ़ लिया ना सेम वही चीज रिपीट हुई है, कुछ नया नहीं आया क्वेश्चन में, है ना? चलो ओके बेटा, बाय। मैं तुम्हें ये पेपर जो सॉल्व किया है ये आई विल शेयर दिस, है ना? चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।